एक गांव में सोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो उसके परिवार में उसका बेटा भोला प्रसाद और उसकी पत्नी सुधा थी, लेकिन सोहनलाल के 3 भाई भी थे, मोहनलाल, धनीलाल और हरीलाल। सोहनलाल एक बड़ा ही नेक और ईमानदार इंसान था। वो अपने परिवार के साथ साथ हमेशा अपने भाइयों का भी ध्यान रखता था, लेकिन उसके भाई हमेशा सोहनलाल की तरक्की को देखकर जलते थे। एक दिन सोहनलाल के घर पर सुधा, आज खाने में क्या पका रही हो भाई? आज मैंने खाने में आलू गोभी की सब्जी रोटी पकाई है। एक काम कर, एक डब्बे में थोड़ी सब्जी डालकर मुझे दे दे। मैं काम पर जाता हुआ मोहन को दे दूंगा। उसे तुम्हारे हाथ की बनी आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे पता है, मोहन को हाथ की बनी आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। मैंने पहले ही उसके लिए एक डब्बा अलग से रख दिया है। समय का पता नहीं चलता, ऐसा लगता है अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। माँ बाप भाइयों का हाथ मेरे हाथों में देकर खुद दूसरे लोक की यात्रा पर निकल गए, और पलक झपकते ही ये तीनों कब बड़े हो गए, शादियां हो गईं, बच्चे हो गए, पता ही नहीं चला। सही कहते हैं, समय पंख लगाकर उड़ता है। चलो अब जल्दी से मुझे डब्बा दे दो, वरना मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। सुधा सोहनलाल को मोहनलाल के लिए सब्जी का एक डब्बा और सोहनलाल के खाने का डब्बा देती है। सोहनलाल काम पर जाता हुआ मोहनलाल के घर डब्बा देने जाता है। मोहन, मोहन, अरे कहाँ है भाई? अरे जल्दी आ, मुझे देर हो रही है। अरे सोहन भैया, आप आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है घर पर? हाँ भाई, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। बस मैं तो तुझे ये डब्बा देने आया था। मोहनलाल डब्बे को अपनी नाक के पास लगाकर खुशबू लेता है। अरे वाह, आज भाभी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई है? हाँ, तेरी पसंदीदा आलू गोभी की सब्जी, इसीलिए तो तेरे लिए डब्बा भेजा है उसने। मुझे भाभी के हाथ की बनी आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ, सब्जी बनाते ही सबसे पहले तेरा डब्बा लगाती है, उसके बाद हमें देती है। तुम्हें जलन होती है क्या? है पगला है? कैसी बातें करता है? भला अपनी औलाद से भी जलन होती है क्या? तुम तीनों को तो हमने अपनी औलाद भोला की तरह ही पाल कर बड़ा किया है। वो तो घर छोटा था, इसीलिए तुम सबको अलग अलग घर बनवा कर देना पड़ा, नहीं तो मैं अपने जीते जी कभी अपने घर के 4 चूल्हे नहीं करता। तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही है? अरे तुझसे बातें करने में तो मैं भूल ही गया। चल, मैं काम पर निकलता हूँ। अच्छा, भाभी को बोलना कि डब्बा देने में कल खुद आ जाऊंगा। सोहनलाल अपने काम पर चला जाता है। मोहनलाल डब्बा लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी बीना से बोलता है। सुधा भाभी ने आलू गोभी की सब्जी भेजी है। भाभी कभी भी नहीं भूलती कि तुम्हें उनके हाथ की बनी आलू गोभी की सब्जी पसंद है, और हमेशा तुम्हारे लिए एक डब्बा भेज ही देती है। मैं इन सब चिकनी चुपड़ी बातों को अच्छे से समझता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, सब कुछ साफ साफ है भाई। उन्हें क्या लगता है कि मुझे अपने घर में 2 टाइम का खाना नहीं मिलता? हमारी स्थिति क्या इतनी खराब है? अरे इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तुम बात को गलत समझ रहे हो। भाभी तो स्नेहवश तुम्हारे लिए सब्जी भेजती हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए उनका झूठा स्नेह। उन्हें अगर हमसे इतना ही स्नेह होता तो हमें कभी अलग नहीं करते, समझी? तुम तो जानते ही हो कि वो घर कितना छोटा था
और आसपास भी इतनी जगह नहीं थी कि उसे बड़ा किया जा सके। इसलिए भैया भाभी ने हमें अलग किया और फिर ये घर भी तो उन्होंने ही बनवा कर दिया है। घर तो उन्होंने इसलिए बनवा कर दिया कि दुनिया को दिखा सकें कि वो हमसे प्रेम करते हैं, परंतु सच्चाई तो ये थी कि उन्हें अपनी आजादी चाहिए थी। क्या मैं नहीं जानता कि भैया रोज काम से लौटते वक्त बाजार से कभी जलेबी, कभी समोसे, कभी बर्फी लेकर घर जाते हैं। हमारे लिए तो नहीं लाते हैं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि उनके घर में एक बच्चा है? और मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग ही तो कहते हो कि जब तुम छोटे थे तो भैया काम से आते वक्त कभी खाली हाथ घर नहीं लौटते थे। तो ये तो उनकी आदत है, कल तुम्हारे लिए करते थे, आज अपने बच्चे के लिए करते हैं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम्हें अगर उनकी ज्यादा वकालत करनी है ना तो जाओ उनके पास ही जाकर रहो। मेरा दिमाग मत खाओ, बता रहा हूँ। मोहनलाल गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने भाई धनीलाल के घर जाता है। धनीलाल, कहाँ हो भाई? बाहर आओ। मोहन भैया, आप क्या बात है, बड़े उखड़े हुए लग रहे हैं। भाभी से लड़ाई हुई क्या? गुस्से में क्यों भाई? क्या मैं सबसे लड़ाई करता हूँ? नहीं भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। आप कुछ उखड़े हुए लग रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। कुछ नहीं, सोहन भैया सुबह सुबह मेरा दिन खराब करने मेरे घर आए थे। क्यों, अब क्या करना है जो आदेश देने आए थे? सुधा भाभी ने मेरे लिए आलू गोभी की सब्जी भेजी है, वो देने आए थे। ओह, आपकी पसंदीदा सब्जी। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे नीचा दिखाने आते। क्या मेरे घर में गोभी आलू की सब्जी नहीं बनती क्या है? या उसमें तेल मसाला नहीं पड़ता? हाँ भैया, बात तो आप सही कह रहे हैं। 2 दिन पहले सोहन भैया मेरे घर पर फल लेकर आए थे और बोले कि छोटी को बहुत पसंद है इसलिए ले आया हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को फल नहीं खिलाता हूँ या खिला नहीं सकता हूँ? वो हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हर जगह हर समय बस अपने बड़े होने और पैसे वाले होने का रौब दिखाते हैं। तभी वहाँ हरीलाल आ जाता है। क्या बात है मोहन भैया, बड़े नाराज दिख रहे हो तुम दोनों। क्या नाराज दिखेंगे, हम भगवान ने तो हमारे साथ गलती किया है। क्या बात हो गई, आप दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर में तो सब ठीक है। घर में तो सब ठीक है, बस ये सोहन भैया सुबह सुबह अपना बड़प्पन दिखाने और हमें नीचा दिखाने आ गए थे। क्या बात हो गई, ठीक से तो बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मोहनलाल सारी बातें हरीलाल को बताता है। मोहन भैया, बात तो आप सही कह रहे हैं। सोहन भैया हमें नीचा दिखाने का ना कोई मौका नहीं छोड़ते। कल मेरे घर पर भी आए थे सब्जी का थैला लेकर। क्या मैं अपने परिवार के लिए सब्जियां नहीं लाता हूँ? क्या मैं उन्हें सूखा खिलाता हूँ? बस बड़े होने के नाते मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हमेशा वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वहाँ भोला अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ आ जाता है। मोहन चाचा, धनी चाचा, हरी चाचा, आप तीनों यहाँ पर हैं। नमस्ते, आप सब कैसे हैं चाचा? दिखता नहीं क्या कैसे हैं? अब क्या तुझसे पूछकर हम कहीं जाएं? ये भी हम पर रौब दिखाना चाहता है। नहीं चाचा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप सब मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? चल, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सारा दिन गांव में आवारापन करता रहता है। चल जा यहाँ से। भोला प्रसाद उदास होकर अपने घर लौट जाता है। क्या बात है बेटा, तू बड़ा उदास है? माँ, आज मुझे चौक पर मोहन चाचा, हरी चाचा और धनी चाचा मिले थे। वो तीनों हमेशा मुझे आंखें ही दिखाते रहते हैं, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। ऐसा नहीं है बेटा, वो तीनों तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें बोलते हैं। नहीं माँ, पिताजी कितने प्यार से मेरे भाई बहनों से बात करते हैं, परंतु तीनों चाचा मुझसे इतना रूखा व्यवहार करते हैं। नहीं भोला बेटा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तीनों चाचा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भोला प्रसाद अपने तीनों चाचाओं का वही रूप देख रहा होता है जो सच होता है, क्योंकि वो तीनों भोला प्रसाद के साथ सच में बहुत बुरा व्यवहार करते थे।
समय गुजरता है। सोहनलाल अपने भाइयों पर इसी तरह जान देता रहता है, लेकिन उसके तीनों भाई हमेशा उसे देखकर जलते ही रहते हैं। सोहनलाल जितना नेक दिल था, उसके भाई उतने ही दुष्ट और कपटी थे। एक दिन अचानक सोहनलाल की तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रियाकर्म के बाद सुधा और भोला की खबर लेने तीनों भाइयों में से कोई नहीं जाता। सुधा समझ चुकी थी कि भोला प्रसाद उससे जो कह रहा था वो सब सत्य है। माँ, अब क्या होगा? अब तो पिताजी नहीं है, हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे पिता ने इतना धन रखा है कि मैं तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी। और रही घर चलाने की बात, तो हमारे पास खेत हैं। उन खेतों में अब मैं सब्जियां लगाऊंगी, उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगी। सोहनलाल की मृत्यु को काफी समय हो चुका था। सुधा ने ही पाल पोस कर अपने बेटे को बड़ा किया। एक दिन भोला प्रसाद के चाचाओं ने भोला प्रसाद के घर से उसका प्यारा सुअर का बच्चा चुराया और उसे मार दिया। भोला प्रसाद को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे अपने तीनों चाचाओं को सबक सिखाना होगा। उन्होंने जो बुरा व्यवहार मेरे और मेरे माँ बाप के साथ किया है, उसका बदला भी लेना होगा। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और सुअर के बच्चे का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। सुअर के बच्चे का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर भोला प्रसाद ने ब्राह्मण से कहा, अब आपके घर से तो सुअर के मांस की बदबू आ रही है। हैं? असंभव! यदि ऐसा है तो मुझे सुअर का मांस ढूंढ कर दिखा। भोला प्रसाद ने सुअर के बच्चे का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो तोते उड़ गए। अब भोला बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। भगवान के लिए तुम ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात गांव में फैल गई तो लोग मुझसे पूजा पाठ करवाना बंद कर देंगे। अब मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा? अब भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? आपकी वजह से पूरे गांव का धर्म भ्रष्ट होगा। मैं तुम्हें बहुत सा धन देता हूं, तुम धन मुझसे ले लो, परंतु इस बात के बारे में किसी से कुछ भी मत बताना। ब्राह्मण ने भोला प्रसाद को बहुत सा धन दिया ताकि वो गांव वालों को उस बात के बारे में ना बताए। भोला प्रसाद ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर सुअर के बच्चे का मांस खरीद लिया। वो लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। इस बेवकूफ भोला प्रसाद ने तो हमें पैसे कमाने का अच्छा तरीका बता दिया है। हम सब भी अपने अपने और आसपास के सभी सुअर मार कर उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले जाकर बेच देते हैं और उनसे बहुत सारे पैसे कमा ले आते हैं। गांव वालों ने उन्हें सुअर का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। भोला प्रसाद और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर भोला प्रसाद तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आंख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह ना होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। अरे भाई, क्या सच में मेरी शादी हो जाएगी क्या? अभी सिर्फ 40 का ही हुआ हूँ। अरे ये चमत्कारी सुरमा है। एक बार खरीद कर लगातार सुबह शाम आंखों में लगाओ, फिर शादी के बाद 4 बच्चों के बाप बनोगे। हाँ, लाओ लाओ भाई, जल्दी दो पुड़िया सुरमे की, दे दो। हाथ के हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख भोला प्रसाद ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला,
मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। क्या कहा तुमने? राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है? मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास मेरे घर की राख बेचकर कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं बड़े आराम से अपनी माँ के लिए नया और पहले से बेहतर घर बनाऊंगा, समझे? हैं? तुम्हारे घर की सारी राख बिक गई कि कुछ राख बची भी है? नहीं चाचा, सारी राख बिक गई। अगर मेरे पास और राख होती तो मैं और पैसे कमा लाता और अपनी माँ के लिए महल ही बना देता। बस फिर क्या था, भोला प्रसाद की बात सुनकर उसके तीनों चाचा फिर से लालच में आ गए और उन तीनों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। चाचा, आप तीनों उस गांव में जाकर गांव वालों से कहना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। आपकी सारी राख हाथों हाथ बिक जाएगी। तीनों अपने घर की राख लेकर उस गांव में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने सुरमे वाले का नाम लिया, सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखो भाई हरी, सारे गांव वाले हमारे पास आ रहे हैं। लगता है हमारा सारा माल मिनट में बिक जाएगा भैया। हाँ मोहन भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस भोला प्रसाद की बेवकूफी की वजह से हम तीनों अब अमीर बन जाएंगे। हाँ। जो ही गांव वाले ने सुरमे वाले का नाम सुना और उन तीनों को बहुत बुरी तरह पीटा और बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे भोला प्रसाद को मारने की योजना बना ली। उन्होंने भोला प्रसाद को जंगल के किनारे रस्सी से बांधा और खुद खाना खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने भोला प्रसाद से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बाधा हुआ है? जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे यहाँ बांध दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी जगह उस लड़की से शादी कर लूं? मुझे तो बस कैसे भी शादी नहीं करनी है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। भोला प्रसाद ने झट से सौदागर को बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। तीनों चाचा खा पी कर लेट गए। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। गांव के रामू से बोले, जा तू भोला प्रसाद को जंगल के बीचों बीच फेंक कर आ जा। उसे वहां जंगली जानवर खा लेंगे। हमसे तो उठा नहीं जाता। उसके बाद हम तुझे सारे पैसे दे देंगे। रामू भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को ये काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही भोला प्रसाद समझकर जंगल के बीचों बीच फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। जी काम हो गया। तीनों चाचा मिलकर भोला प्रसाद की मौत की खुशी मनाने लगे। तभी भोला प्रसाद पेड़ के पीछे से घोड़ा लेकर चाचाओं के पास पहुंचा। चाचा, आपके आदमी ने मुझे जंगल के बीचों बीच नहीं फेंका, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि जंगल के बीचों बीच फेंकते तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। खैर, जो मिला उसमें ही खुश हूँ। आप सबका धन्यवाद देने आया था। अब मैं चलता हूँ। तीनों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। भोला प्रसाद को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच जंगल के बीच पशु मिल रहे हैं? और क्या उन पशुओं ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? हाँ, आप लोग भी ले आओ, जाओ। तीनों चाचा आलस छोड़कर जंगल की तरफ लपके। रामू को भी साथ ले लिया। जंगल पहुंचकर तीनों ने रामू को आदेश दिया, हम तीनों को जंगल के बीचों बीच छोड़कर आ जा भाई। रामू ने आज्ञा का पालन किया। तीनों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, जहां पर थोड़ी देर बाद एक जंगली भालू के हमले से तीनों की मौत हो गई और भोला प्रसाद को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई।